जी कोई हमें ही समझा दें आम फहम में कि ये जो फैसला आ गया है, फैसले की जो पहली लाइन है वो मैं आपको पढ़ देता हूं। जो ऑर्डर के अंदर जो लिखा गया है, बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2, ये पहली 2, 3, 4 जो है जो लफ्ज लिखे गए हैं ये फैसला। उसके बाद आपने देखा आज सारा दिन क्या होता रहा, क्या कहेंगे? मैं तो बड़ा सच्ची बात है, तो मुतअज्जब भी हुआ हूँ और परेशान भी हुआ हूँ। परेशान भी मुझे तो बड़ी परेशानी इस बात की रही, इसकी नहीं कि 3 जजेस ने का जो पीटीआई सजेशन बना रही है कि 3 जजेस की अक्सरियत उनके हक में बिल्कुल दुरुस्त है, पर गवर्नमेंट लगता है कि हर मौका हर कोशिश करेगी बनावट करने की। ये खासकर मुस्लिम लीग नवाज के जो फ्रंटमैन है गवर्नमेंट, वो के इसको किसी तरह नफी की जाए इस फैसले की। अब उन्होंने एक तरह निकाली है जो कि एक फुटनोट के जरिए, जैसे आपने बताया है कि वो बेंच को बजाय 5 मेंबर के बेंच कहने के वो किसी तरह किसी तखय्युल के बड़ी छलांग के बाद ये समझा जाए कि ये 5 मेंबर का नहीं बल्कि 7 मेंबर बेंच था। अब उन्होंने ये फुटनोट में ये गुंजाइश निकालने की कोशिश की है, पर आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया है। इसके बाद मैं जरा अर्ज करूंगा वैसे, पर आपने दुरुस्त पॉइंट आउट किया है कि वो खुद ऑर्डर जो है 5 मेंबर बेंच का, वो कहता है बाई ए मेजॉरिटी ऑफ 3-2, 3 अगेंस्ट 2, और दोनों का नाम भी ले देता है, मंसूर अली शाह साहब और काका खेल साहब का। पहला जुमला ये है कि दूसरा ये कि आपने ये देखा है कि फुटनोट में भी लिखा है कि बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। बिल्कुल। अब बेंच अगर रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया और पहला खुद कह रहे हैं कि जजमेंट के तहत 3-2 का बेंच था, इन दोनों ने प्रोटेस्ट नहीं किया कि अब तो 4-3 है, 7 मेंबर बेंच है, आप जो 2 को छोड़ रहे हैं, उस वक्त कोई एतराज नहीं किया उस पर जब चीफ जस्टिस साहब ने ये उठाया पर बेंच वॉज रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अब रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया बेंच, तो अब अगर कोई जज साहब अपनी पहले दी हुई राय उसी चाहे मामले के मुताबिक हो, और पहले दी हुई राय जिसके बाद वो बेंच को छोड़ गए हैं, वो बेंच को छोड़ के वो खुद उसको तर्क कर दिया उन्होंने पार्टिसिपेशन इन द बेंच को, और उस बेंच ने फिर बहस सुनी है, फरीकैन की बहस सुनी है, सारी जमातों की नुमाइंदों की बहस सुनी है, बड़े मोतबर लोगों की बहस सुनी है। उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया, जिसमें एक और चीज मैं अर्ज कर दूं, आप देख लें कि ये 90 दिन पे बज़ाहिर जो दो फाजिल जज साहबान हैं वो भी इसको एंडोर्स करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो कहते हैं ये ऐसा मामला है जिसको 3 दिन में हाई कोर्ट इंट्रा कोर्ट अपील में उसको फारिग करे, 3 दिन में। अब 3 दिन में क्यों है? क्योंकि वो 90 दिन की से आधे गुजर चुके हैं। 90 दिन को तो ये भी तस्लीम कर रहे हैं कि बड़ा छोटा अर्सा है और इस पे इलेक्शन होना चाहिए, और ये कि वैलिडली डिसॉल्व हो गई है गवर्नमेंट पंजाब असेंबली। उस इशू में अब नहीं ये जा रहे कि वो वैलिडली हुई है कि नहीं, अब असेंबली डिसॉल्व हो गई है। इशू ये था कि 90 दिन है कि नहीं, 90 दिन पे 5 जज लगते हैं यूनानिमस है, और जो ये है कि किसने ये डेट देनी थी वो मसला था। अगर गवर्नर इनकार करता है या गवर्नर को नहीं देनी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के इन जजेस ने बाई मेजॉरिटी ये फैसला किया कि प्रेसिडेंट कर ले, उसका तरीका बता दिया कि प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे, अगर ना कोई डेट पे हो सका तो वो, और शॉर्टेस्ट डेट अगर 90 डेज में ना हो सका तो शॉर्टेस्ट मिनिमम पीरियड एक्सीडिंग 90 डेज। मैं ये समझता था कि ये मुनासिब नहीं है, सुप्रीम कोर्ट शायद ये नहीं कर सकती कि किसी इलीगैलिटी जो होने वाली है उसको पहले से ऑथोराइज कर दे, पर ये आपने कर दिया है, और इस पे अगर इस पे भी हो जाता है अमल दरामद तो बड़ी बात है, पर हुकूमत इसमें लगता है टेकिंग ए क्यू फ्रॉम द माइनॉरिटी जजमेंट वो इस पे नहीं चलेगी, क्योंकि जिस अच्छा बैरिस्टर साहब ये जो हुकूमत की तरफ से जो बयान दिए गए हैं वो सुनवाता हूं, लेकिन उसके बाद जो सवाल मेरा आपसे ये होगा कि इलेक्शन कमीशन को अब ये जो किसकी आईनी तशरीह इस जजमेंट के साथ जाना पड़ेगा, हुकूमती या आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है? पहले ये आपको अटॉर्नी जनरल जो इस वक्त मौजूदा है उन्होंने क्या बात की, सुने जरा। इस केस के रिकॉर्ड में
5 नहीं 7 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान के फैसले मौजूद हैं। उसमें से 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने 23/2 को इन पिटिशंस को डिसमिस किया। आज 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने फिर पिटिशन को डिसमिस किया। मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को डिसमिस किया। 3 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने पिटिशन को मेंटेनेबल करार दिया। और आजम तारिर साहब जो लॉ मिनिस्टर हैं वो भी कोई इसी तरह के ख्यालात का इजहार कर रहे हैं। आज की बहुत क्लियर जजमेंट है। 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने कहा कि हम एग्री करते हैं जो फैसला 23 फरवरी को 2 दीगर अराकीन जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अतर बिन अल्लाह साहब ने तहरीर की है अपने नोट्स कि ये पिटीशंस मेंटेनेबल नहीं है, ये काबिल समात नहीं है। और साथ उन्होंने कहा कि हम ये भी समझते हैं कि वो जो 2 जज साहिबान के फैसला जा रहे हैं वो आज के इस फाइनल ऑर्डर का हिस्सा हैं। तो मेरे ख्याल में इसके बाद ना रिव्यू की ज़रूरत है ना फर्दर तशरीह की ज़रूरत है। अब मैं समझता हूँ कि अटॉर्नी जनरल साहब की राय आने के बाद और इस ऑर्डर को पढ़ने के बाद हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये पिटीशंस 4-3 से मुस्तरद हो गई हैं। 4 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान वो लिखते हैं कि ये काबिल समात नहीं है। अब ये फैसला कानून और आइन के मुताबिक हाई कोर्ट्स में जो पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है उनमें हो जाना चाहिए। सर जी, राना सनाउल्लाह साहब ने तो बिल्कुल फैसला ही कर दिया। वफाकी हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिल्कुल तस्लीम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशनली वफाकी हुकूमत के ऊपर बाइंडिंग है, लेकिन जो फैसला आया है उसमें इख्तलाफी राय आया है और उसमें जजेस ने अपना अपना फैसला दिया है। मेजॉरिटी डिसीजन है जो कि 4-3 से है। उसने वो पिटीशन जो है वो की गई थी कि ये इलेक्शन की डेट दी जाए, उन पिटीशंस को जो है वो कबल अज़ वक्त करार दिया है। हाई कोर्ट में पेंडेंसी की वजह से उनके ऊपर सो मोटो नोटिस लेने गलत करार दिया है और इन एप्लीकेशन को जो है वो मुस्तरद किया है। तो बैरिस्टर साहब, सवाल वही कि अब इलेक्शन कमीशन को हुकूमती तशरीह के साथ जाना है या फिर इस कोर्ट की जजमेंट को पढ़ के को अपना ज़हन बनाना है? जी बैरिस्टर साहब। हुकूमती तशरीह जो राना साहब ने की है, जो अटॉर्नी जनरल साहब ने की है, जो लॉ मिनिस्टर साहब ने किया, तो इन कंटेम्प्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो है वो 5 जजों का अक्सरियती फैसला है। उसकी वजह क्या है? आप देखें, ये बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया था। अब इस बेंच पे वो 2 फाजिल जज साहिबान नहीं है, अतर बिन अल्लाह साहब और अफरीदी साहब, वो इस पे नहीं है। उन्होंने ना बहस सुनी है, ना उन्होंने एक अपने प्रिलिमिनरी इशू पे निकल के बेंच को छोड़ के वो चले गए। अब किस तरह वो अपनी गिनती करा सकते हैं इस बेंच में? ये तो मुझे समझ ही नहीं आती। ये तो मतलब है, अगर वो गिनती कराते हैं कि हमें एक बेंच के में जिसमें वो आप शिरकत नहीं कर रहे हैं उसमें हमें शामिल किया जाए, और कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं है जो उनको मतलब है उनको दोबारा शामिल करता है जब रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। और ये जो रिकॉन्स्टिट्यूट का लफ्ज जो है ये मंसूर अली शाह साहब की इख्तलाफी जजमेंट में है। बिल्कुल। और इसको इस जजमेंट को ही एक्सप्लॉइट कर रहे हैं गवर्नमेंट के। जी हम डिफाई करेंगे। आप किस तरह डिफाई करेंगे सुप्रीम कोर्ट को? यू विल बी हेल्ड इन कंटेम्प्ट अगर आप तो अदालत कर रहे होंगे बड़ी। और इतने सेंसिटिव मैटर में आप एक सूबे को गवर्न करना चाहते हैं विदाउट मैंडेट, क्योंकि इलेक्शन होगा और केयर टेकर तो नहीं एक्सटेंड कर सकते। केयर टेकर किस तरह एक्सटेंड कर सकते हैं अपने आप को? तो ये बड़ा क्लियर है, कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी अगर सादत साहब का या अपने शहजाद साहब का इंटरप्रिटेशन मानी गई और इसको बढ़ाने की कोशिश की गई। मंसूर अली शाह साहब की जजमेंट से जरूर ये इंडिया निकलता है, पर वो माइनॉरिटी जजमेंट है, वो इग्नोर की जाएगी। इट इज नॉट द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हमेशा, जब डिसेंटिंग नोट्स ऑफ मेजॉरिटी की जजमेंट सारी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट होती है, वो सारे 17 जजेस की समझने जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वो जजमेंट है। उसको किस तरह डिफाई कर सकता है इलेक्शन कमिश्नर या कोई लॉ मिनिस्टर या कोई अटॉर्नी जनरल या कोई दूसरा? ये तो बड़ी मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं इसकी।